बीएसपी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार मिलकर आए हाल ही में केसीआर से। बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना केसीआर के निवास पर वो पहुंचे और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें कुछ वीडियो फोटो सामने आई हैं और गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने के संबंध में बीएसपी फॉर तेलंगाना हैंडल से ट्वीट किया गया। इसके बाद से ही लगातार बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत से सवाल जवाब हो रहे हैं, कुछ अफवाहें भी जो हैं वो निकल के आ रही हैं। हालांकि जो गठबंधन की संभावना है उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है कि बहन मायावती ने आज ही सुबह ट्वीट करके साफ कर दिया कि बीएसपी देश भर में कोई तीसरे मोर्चे या गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने संबंधी बहुत सारी खबरें, अटकलें जो है वो निकल के सामने आ रही थी और इसको लेके बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने आज रुख साफ कर दिया। बात करें तेलंगाना की तो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। आरएस प्रवीण कुमार को अच्छा खासा वोट सिरपुर में मिला है और लेकिन ये पूरे प्रदेश की स्थिति अगर हम देखें तो वहाँ पे बसपा को 1.5% के आसपास का वोट प्राप्त होता है और बसपा किसी भी सीट पर कामयाब नहीं हो पाती। अब पेच बहुत सारे हैं। इसका खबर तो सीधी सी है कि बसपा जो है, तेलंगाना प्रदेश बसपा गठबंधन करना चाहता है बीआरएस की पार्टी के साथ। अब इसमें पेच सुनिए। पहला पेच तो ये है कि क्या इस बात की अनुमति बहन जी से ली गई है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है, जो मेरे स्रोत हैं, जहाँ जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है, और ये बहन मायावती की अनुमति के आरएस प्रवीण कुमार साहब जो हैं वो मिलके नहीं आते। तो बहन जी को इस बारे में अवश्य जानकारी होगी कि आरएस प्रवीण कुमार बीआरएस से यानी केसीआर साहब से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जब तक बहन मायावती परमिट नहीं कर देंगी और कोई सीट शेयरिंग सामने नहीं आ जाएगी, तब तक कोई भी घोषणा नहीं होगी। हालांकि बहन मायावती के आज के ट्वीट के बाद गठबंधन होगा या नहीं होगा ये भविष्य बताएगा। तो तेलंगाना को लेके जो बसपा के समर्थक हैं, विचारक हैं, विश्लेषक हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि वेट एंड वॉच, देखिए और इंतजार करिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आरएस प्रवीण कुमार साहब को अपना जो स्टैंड है उसको डिफेंड करना होगा। हालांकि वो एक मंझे हुए राजनेता हैं और उसके तर्क बहुत सारे दिए जा सकते हैं कि आप जिस बीआरएस के अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव मैदान में थे, यानी कि केसीआर के खिलाफ, उनके ऊपर आपने बहुत सारे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। उनकी जो बहन है कल्वकुंतला कविता, उनके ऊपर भी आपने आरोप लगाए। तो उसके बाद आप उन्हीं के साथ जाके चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका विश्लेषण आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इसको दोनों तरह से एनालाइज कर सकते हैं। आप इसको गलत भी ठहरा सकते हैं और आप इसको सही भी ठहरा सकते हैं। दोनों तरह के, मतलब बसपा के जो विरोध में होंगे या बसपा को लेकर जो क्रिटिकल हैं लोग, वो इसमें बहुत सारी कमियां खामियां निकाल सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भी मिलने गए थे केसीआर से और तब बहुत सारे आरोप जो है लगे थे इसको लेके। आपको याद होगा आकाश आनंद ने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था कि संविधान विरोधी, क्योंकि कुछ टिप्पणियां केसीआर साहब ने संविधान को लेकर पहले की थी, जिसकी वजह से बसपा के जो समर्थक हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद को इस मामले में घेर रहे थे। अब वही जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं वो इस समय बीएसपी को सवाल पूछ सकते हैं यदि ऐसा कुछ गठबंधन भविष्य में होता है। हालांकि बहुत सी चीज़ें इसमें भिन्न हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साहब कांशीराम की जो राजनीति है वो अपॉर्चुनिज्म यानी कि अवसरवादिता पे, अवसरवाद के ऊपर है कि अगर आपको बहुजन समाज पार्टी, बहुजन राजनीति को बेहतर करने का अगर कोई मौका मिलता है तो आपको उसको गंवाना नहीं चाहिए। और साहब कांशीराम ने इसी तरह 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाई और उसकी खास बात ये रही कि उन्होंने जब भी गठबंधन किया अपनी शर्तों पे किया और अपने हिसाब से किया, यानी कि अपनी विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ तक कि जहाँ विचारधारा की बात आई, जहाँ अपने सम्मान स्वाभिमान की बात आई, तो सरकारें गिरा भी दी और ये सब आपको इतिहास मालूम होगा। इसमें एक बहुत सीधी सी बात है कि आरएस प्रवीण कुमार साहब अगर लोकसभा पहुँच जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीएसपी के लिए होगी अगर वो हाथी के सिंबल पर चुनकर वहां चले आते हैं। यदि गठबंधन होता है तो ये सब हाइपोथेटिकल विश्लेषण है, ये यदि पर आधारित हैं कि यदि होता है तो ये एक अच्छी और बड़ी बात उनके हिसाब से हो जाएगी। हाँ, फर्क देखिए, फर्क ये है
कि उस समय जब केसीआर साहब का भयंकर विरोध बीएसपी कर रही थी तो उस समय वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, सत्ता उनके हाथ में थी, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा था। अब वो खुद अपोजिशन में बैठे हुए हैं और बीएसपी की जो राजनीति है वो एक तरह से नॉन अलाइंड राजनीति है, यानी कि वो एनडीए और इंडिया दोनों से ही दूर रहना चाहते हैं मोटे तौर पे, क्योंकि बीएसपी को इंडिया के साथ आके भी कोई बड़ा लाभ होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब तो बहन मायावती ने इस पर विराम लगा दिया। हालांकि क्रिकेट की तरह राजनीति अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और जब तक आखिर में आपको 80 लोकसभा सीटों की लिस्ट बसपा की तरफ से ना मिल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमेशा प्रयास होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन बहन मायावती बार बार इस बात को दोहराती रही है। बहन मायावती ने ये पहली बार नहीं कहा है कि बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये उन्होंने दूसरी तीसरी बार कम से कम अब तक कह दिया है ये, और ये उन्होंने पीसी में भी कहा है, मतलब केवल ट्वीट नहीं, उन्होंने मौखिक रूप से वीडियो में भी ये बात कही है। तो तेलंगाना में बीआरएस इस वक्त ऑपोजिशन में है, तो एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी एक छोटी ऑपोजिशन पार्टी के साथ अगर हाथ मिलाना चाहे तो फिर ये एक अच्छा सौदा हो सकता है। और बसपा को अगर अपने सम्मानजनक सीटें यहाँ मिलती है तो बसपा इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गेन कर सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर ये सारी कवायद बहन मायावती को कॉन्फिडेंस में लिए बिना हो रही है तो इसके परिणाम बिल्कुल सीधे तौर पे भुगतने होंगे। बहन मायावती किसी को नहीं बख्शती हैं, ये बात आपको मालूम है, और ये बात आपने उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में देखी है जहां बहन मायावती ने अपने आला नेताओं को भी निष्कासित किया है। यहाँ तक कि कर्नाटक में एन महेश जो कि मिनिस्टर तक बन गए थे करुणानिधि की सरकार में, आपको याद होगा, माफ़ कीजिएगा, जो जेडीएस की सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, एजुकेशन मिनिस्टर एन महेश बने थे, जब एचडी देवेगौड़ा के जो पुत्र हैं वो वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो उस वक्त एन महेश एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में बसपा के एकमात्र विधायक कर्नाटक में। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई कि बहन मायावती को उनको निष्कासित करना पड़ा। तो ये बात सब आरएस प्रवीण कुमार साहब को भी पता है कि अगर वो अनधिकार चेष्टा करेंगे, अपने दायरे से बाहर जाकर कोई भी काम करेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। और ये तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, उन 17 लोकसभा की सीटों में बसपा को अगर कुछ सम्मानजनक सीट मिलती हैं और वोट शेयरिंग अगर सुनिश्चित हो पाता है तो आरएस प्रवीण कुमार साहब लोकसभा में भी नजर आ सकते हैं आपको, जो कि एक बड़ी बात होगी अगर वो हाथी के टिकट पे, एलिफेंट के सिंबल पर लोकसभा जाते हैं। तो ये इसका पूरा विश्लेषण काशीराम साहब के अवसरवाद की जो राजनीति जिसमें बहुजन हितों को आगे रखा जाए और अपनी शर्तों पे गठबंधन किया जाए। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, तेलंगाना एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो बसपा जो है वो फिर भी बार्गेनिंग पावर में है, हालांकि उसका मात्र 1-1.5% का ही वहां पर छोटा सा वोट है। क्या कुछ आप इस पर सोचते हैं? इन सारे पहलुओं पर आपका क्या कुछ कहना है? और मैं कोई ऐसे फालतू में ही सनसनीखेज खबरें नहीं बनाता हूं, आपको पता है पिछले दिनों तो मैं बहुत बिजी था, बहुत अरसे बाद ही आपके सामने आया हूं। प्रयास रहेगा कि आपके सामने लगातार रहें। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, बने रहिए डियर हिंदी पर, लगातार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आरएस प्रवीण कुमार साहब और तेलंगाना को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या सही लगता है आपको, क्या गलत लगता है आपको? ये कमेंट करिए। दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। आप देख रहे थे डियर हिंदी, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपके सामने लगातार हाजिर होते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।